विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो टॉपिक है, ये बीए द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उन विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि मानवाधिकारों का क्या अर्थ है। तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को यानी मनुष्य को मनुष्य होने के कारण जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको हम मानवाधिकार की संज्ञा देते हैं। मानवाधिकार जो हैं वो पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक जो अधिकार हैं वो नागरिक होने के कारण प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने के पीछे कुछ कारण थे। पहला कारण तो ये था कि भारत जो है उसने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई उसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे। दूसरा ये है कि भारत के ऊपर बार बार अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार जैसे संगठन, वो भारत के ऊपर बार बार मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे थे। और वर्ष 1990 के बाद में संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयास किए गए। भारत के पुलिस आयोग की रिपोर्ट में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के ऊपर बल दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विरोधी नहीं है, वरन एक प्रकार से पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के जो कार्य हैं उनका जो वर्कलोड है उनको कम करने के उद्देश्य से ही एक प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है उसके संबंध में बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों में बात करते हैं यदि पेरिस की संधि, तो उसके अनुसार भारत में मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता पर अधिक बल दिया गया है। ये एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक बहुसदस्य संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं जो स्थायी होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, और 2 सदस्य उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के कार्यरत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं, तथा 2 अन्य व्यक्ति वे सदस्य होते हैं जिनको मानवाधिकारों के संदर्भ में विशेष जानकारी हो। तो देखिए, इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। इनमें से एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष वो होता है जो उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो या तो उच्चतम न्यायालय से या उस न्यायालय में या तो कार्यरत होते हैं या उनसे अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं, और 2 अन्य सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो मानवाधिकारों के संदर्भ में विशेष या उनको ख्याति प्राप्त होती है या वो मानवाधिकारों के संबंध में विशेष जानकारी रखते हैं। इन स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब है कि जो उस पद के ऊपर कार्य करेगा वो उसका सदस्य होगा। जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होगा, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति कार्य करेगा वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होगी वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पदेन सदस्य होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, वो भी इसका पदेन सदस्य होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी इसका पदेन सदस्य होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि 4 जो विभिन्न आयोग हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय SC आयोग, राष्ट्रीय ST आयोग, तो इनके जो आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। अब देखिए, बात करें यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की, तो अभी मैंने आपको बताया है कि उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसका अध्यक्ष होता है।
इसके अलावा एक सदस्य ऐसा होता है यानी दो सदस्य ऐसे होते हैं जो उच्चतम न्यायालय में या तो कार्यरत होते हैं या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मानवाधिकार से संबंधित जो कार्य का अनुभव रखते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। विशेष ज्ञान रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। महासचिव यानी यह आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। पदेन सदस्यों में मैंने आपको अभी बताया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य वो एक पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया की। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति है वो इस समिति की सिफारिश के आधार पर इसमें सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब देखिए वो जो 6 सदस्यीय समिति होती है चयन समिति, उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं तो मैंने आपको बताया है। अध्यक्ष कौन होगा, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। अन्य सदस्यों की यदि बात करें तो अन्य सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष का नेता वो इसका सदस्य होगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता है वो इसका सदस्य होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इसका सदस्य होगा, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो इसके सदस्य होंगे, भारत का जो गृह मंत्री है वो इसका सदस्य होगा। तो ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि 6 सदस्यीय समिति होती है और इसका जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और अन्य जो 5 सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ये 6 सदस्यों की जो समिति है ये सिफारिश करती है और फिर राष्ट्रपति द्वारा इन सदस्यों की नियुक्ति है वो की जाती है। तो ये नियुक्ति के संबंध के बारे में हमने देखा। देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश और उस न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो इसमें की जा सकती है। सदस्यों का जो कार्यकाल है, यदि सदस्यों के कार्यकाल में तो राष्ट्रीय मानव है यानी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, इनमें जो भी पहले हो वो इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि या तो उनकी नियुक्ति को 5 साल हो जाए या फिर उनकी उम्र 70 साल हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात इन सदस्यों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा के अंतर्गत इन्हें नियोजित नहीं किया जा सकता। इनको हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की सहमति आवश्यक होती है और उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के पश्चात ही अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं उनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जाएगा। अब आयोग के यदि हम कार्यों की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों की, तो इसके अंतर्गत संविधान के उन प्रावधानों का क्रियान्वयन करना जिनमें मानवाधिकारों का उल्लेख है, यानी संविधान के अंतर्गत जहाँ कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया है तो उन प्रावधानों को क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है। मान लीजिए कहीं भी मानवाधिकारों के हनन का मामला यदि आता है तो उसकी जांच करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है। कोई भी व्यक्ति यदि मानवाधिकारों के हनन की शिकायत करता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के समक्ष अपनी मान लीजिए कोई शिकायत रखता है जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निस्तारित करने का प्रयत्न किया जाता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके किसी प्रकार के मानवाधिकारों का यदि हनन होता है
तो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष अपनी शिकायत है वो दर्ज करा सकता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस शिकायत का निस्तारण करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकारों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है और संबंधित अनुसंधान यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में या मानवाधिकारों के बारे में जागृति फैलाना और राष्ट्रीय मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान यानी जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देने संबंधी कार्य करना है। इसके अलावा मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है। विभिन्न जिला स्तर की मानवाधिकारों की समितियों के गठन की अनुशंसा करना, मानवाधिकार का कार्य सरकार की एजेंसियों की सहायता लेकर किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मौलिक अधिकारों मानवाधिकारों की रक्षा करता है और इनका हनन होने पर जांच करता है और आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की भी वो करता है। मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों को निःशुल्क न्याय दिलाती है और मानवाधिकारों के हनन होने पर स्वतः ही संज्ञान लेती है। बात यदि हम आयोग की शक्तियों की करें तो आयोग को अनेक प्रकार की शक्तियां भारतीय उसमें प्रदान की गई हैं। आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। वह पुलिस के कार्यवाहियों के रिकॉर्ड को भी मांग सकता है और किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं एक सिविल न्यायालय की भूमिका में कार्य करता है जिसके द्वारा वह मानवाधिकारों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कारागार निरीक्षण, बाल श्रम उन्मूलन हेतु कारखानों का निरीक्षण करना जिनमें मानवाधिकारों के हनन की संभावना होती है, इनसे संबंधित कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय में मानवाधिकारों से संबंधित जो विचाराधीन मामले हैं उनमें सहायता प्रदान करता है। आयोग जो है उसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है और वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्य प्रणाली है और वह यह करने के लिए अधिकृत भी है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं हैं वो ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहभागिता भी होती है जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्ति में सहायक होती है। आयोग के द्वारा जो जांच की जाती है उसके बाद की जो कार्यवाही है उसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किसी मामले की जांच पूरी होने के बाद इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। जैसे यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसको कोई नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए वो संबंधित सरकार या प्राधिकरण है उसको सिफारिश कर सकता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ितों को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित जो उच्च न्यायालयों में भी अपील करने की शक्ति रखता है। आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के परिणाम स्वरूप लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा त्वरित और अनौपचारिक रूप से संभव होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचने एवं शिकायत दर्ज करने के लिए पैसा भी नहीं खर्च होगा और लोगों की समस्याओं का निपटारा भी यथाशीघ्र हो सकेगा। तो इस प्रकार आज का जो ये हमारा वीडियो था, इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसकी संरचना, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसके सदस्यों के बारे में, सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सदस्यों को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, आयोग के क्या कार्य हैं, आयोग के कार्यों को किस प्रकार क्रियान्वयन किया जा सकता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। आगे के जो हमारे वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।